हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। और कैसे हो भाई सब लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड बेटा कल मैंने कहा था लेक्चर को एंड करने के लिए, बट ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम हम कल लेक्चर को एंड नहीं कर पाए थे और आपका टॉपिक सिर्फ इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक ही कंटिन्यू हो पाया था। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, 3 टॉपिक आपके स्टिल रह गए थे। तो आज इस लेक्चर में इसको कवर करते हैं और फाइनली मंडे से अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा एंड दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कल आई थिंक आपको या तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्वेश्चंस की देखो डीपीपी आपको सबको 4 डीपीपी आई थिंक 4 या 5 डीपीपी आपको मिल गई होंगी और 1 और 2 डीपीपी और आपको मिल जाएंगी। शीट्स आपको कल संडे तक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप शीट को सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप डीपीपी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मंडे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को आज एंड करते हैं और चैप्टर को रिवाइज करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाने हैं एंड वेरी सून आपको टेस्ट होगा चैप्टर का। आपको मॉक टेस्ट जैसा कि बोला गया था चैप्टर के बाद में मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। तो जैसे ही टेस्ट चैप्टर ख़त्म होगा तो नेक्स्ट संडे को, इस संडे को तो नहीं क्योंकि कल तो आप एक दिन में रिवाइज करके टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि आपने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, बट नेक्स्ट संडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा मॉक टेस्ट। तो बेटा आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर की डीपीपी, शीट, टेस्ट सब आपको मिल जाएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चैप्टर को ख़त्म करके कल नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर हमारा चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का जो हमारा गोल है बेटा, आज का जो हमारा गोल है वो क्या है? जेस्टेशन पीरियड को ख़त्म करना है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, इसको हमें कवर करना है। आगे का जाने से पहले कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एज वी ऑल नो हम पहले का रिवाइज करते हैं तब आगे मूव करते हैं। तो पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, भाई तुम लोग रिवाइज करके आए हो? और बेटा आई थिंक आप लोग भी रिवाइज करके बैठे होगे। अगर रिवाइज करके लेक्चर नहीं बैठे हो यहीं पर लेक्चर को ऑफ करो, पहले जाके कल का लेक्चर रिवाइज करो और तब आके इसको दोबारा से देखना, ठीक है। हाँ भाई तुम लोग रिवाइज करके आए हो क्या? रिवाइज करके आए हो? अच्छा बेटा तुम तो पढ़ना ही मत, तुम्हारा तो कल भी मना था। नहीं मैम, रीज़न क्या है क्यों नहीं करके आए लेक्चर रिवाइज? बाहर गए थे? हाँ बाहर जाओ, खेलो, घूमो, बस पढ़ाई लिखाई मत करना क्योंकि यही एज है घूमने की। पढ़ाई लिखाई तो मैम बाद में होती रहेगी, है ना। पढ़ के आया करो डेली, ठीक है। तो हम रिवीजन करते हैं एक बार। अब देख लो सामने, मैं रिवाइज करा देती हूँ कल एग्जैक्टली क्या पढ़ा था। और बेटा कल तुम एब्सेंट थे, सामने देखो, रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट में समझना और उसके बाद जाके लेक्चर देख लीजिएगा। तो अगर हम रिवीजन की बात करें, कल हमने बात की थी इम्प्लांटेशन की। मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बात की थी क्लीवेज की प्रोसेस की कि जायगोट डिवाइड करता है। डिवाइड करते टाइम 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज और 16 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। 16 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टोमेयर बोलते हैं यानी मॉर्यूला स्टेज बोलते हैं। मॉर्यूला फिर यानी कन्वर्ट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में मैंने आपसे कहा था कि क्या बनती है? ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। फिर उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है, देखो उसका फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। याद करो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि सबसे पहले क्या बनता है, इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट बनती है। देखो ट्रोफोब्लास्ट बनती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनर सेल मास। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इनर सेल मास। और ये फर्दर डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा? पहले तो इसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी यूट्राइन की वॉल में जाकर के, मान लो ये एंडोमेट्रियम है, क्या है ये? एंडोमेट्रियम है। तो ये जाकर के क्या होगा? इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड कैसे होता है देखो ध्यान से, कल याद करो, इसी तरीके से समझाया था किस तरीके से क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा यानी इसका क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। क्या आप कह देंगे बेटा इसका क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। बहुत रफली डायग्राम बना के समझा रही हूँ आज मैं आपको। और देखो ये सभी सेल्स है, तो सेल्स में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए अंडरस्टूड होना चाहिए इफ आई एम नॉट ड्राइंग, ठीक है। कहीं भी चैप्टर में आगे भी अगर सेल्स में मैं न्यूक्लियस को नहीं करती हूँ ड्रॉ, वैसे तो आई विल ट्राई टू रिमेंबर कि मैं खुद से ही ड्रॉ करूँ, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये खुद से अंडरस्टूड है, ठीक है, कि सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही। और जो ये
यहाँ पर क्या होगा, इनर मास सेल यानी इनर सेल मास। अब क्या होगा, ये फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है बेटा, फर्दर डिफरेंशिएशन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, साइटोट्रोफोब्लास्ट में, कुछ इस तरीके से। उसके आसपास क्या बनता है, क्रायोनिक विलायस इन साइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। और ये जो इनर मास सेल है इसका डिवीजन होकर, डिफरेंशिएशन होकर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका बेटा, और यहाँ से क्या बनती है, जर्म डिस्क, या फिर कह सकते हो डिस्क लेयर, डिस्क बन जाती है। जो वह आपकी जो बॉडी की 3 लेयर यानी जो ऑरिजिन है सभी ऑर्गन्स का, यानी 3 लेयर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म और लास्ट में बनती है एंडोडर्म। और इन दोनों के एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या बनता था, मेसोडर्म, याद होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इनर मास सेल है इसको बेटा स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। और स्टेम सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा नया ऑर्गन बना सकती हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि आखिर ट्विंस फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर हम बेटा ट्विंस की बात करें तो ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। अगर मैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करूँ तो देखो यहीं से जाइगोट एक है, यहीं से क्या होगा, अगर इनमें से कोई एक क्या हो जाए, स्टेम सेल बाहर निकल जाए। ठीक है, इनमें से गलती से जब हैचिंग होती है, अगर हम डिटेल में, ये मैंने आपको पूरा डिटेल नहीं बताया है, शॉर्ट में बहुत बताया है, लेकिन अगर हम डिटेल में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इसके आसपास रहती है जोना पैलिसिडा। क्या रहती है बेटा, जोना पैलिसिडा। और जोना पैलिसिडा से इसकी क्या होती है, हैचिंग। और जैसे ही हैचिंग होती है तो हैचिंग के टाइम पर अगर गलती से कोई स्टेम सेल निकल जाती है तो उससे नया पूरा क्या बन जाता है, यानी नया पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस का, 2 बच्चों का पैदा होना। लेकिन अगर ओवरी से 2 अलग अलग एग रिलीज हुए होते, ठीक है, दोनों ओवरी से एक एग रिलीज हुआ एक ही टाइम पर, वो दोनों जाके फर्टिलाइज हो गए स्पर्म्स के थ्रू, और दोनों से अलग अलग जाइगोट बनता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक को हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। वहाँ पर दोनों ट्विंस का जो अपीयरेंस है अलग अलग होता है। देखा होगा 2 बहन भाई हैं, ट्विंस हैं, लेकिन आपस में एक जैसे नहीं दिखते, वो क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। लेकिन 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, यानी उनका सेक्स सेम होगा और आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, आप उनको पहचान नहीं सकते, ठीक है, एक दूसरे से। तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद इसका फर्दर हमने डेवलपमेंट देखा था कि डेवलपमेंट होता रहेगा, जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि प्लेसेंटा का क्या वर्क होता है। प्लेसेंटा एक्ट करती है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, यही डिस्कस किया था प्लेसेंटा के बारे में। हार्मोन्स रिलीज करती है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगी। एंडो, स्पेलिंग सही नहीं आई है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करेगी। और हार्मोन्स रिलीज करेगी जिससे प्रेगनेंसी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। दूसरा काम क्या होता है प्लेसेंटा का, कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड करना ग्रोइंग फीटस को, और उससे जो वेस्ट है उसको एक्सक्रिएट करना, ये काम होता है प्लेसेंटा का। और याद करो हमने बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड बनाई थी, यहाँ पर क्या बनाई थी, मदर की प्लेसेंटा बनाई थी, इस तरीके से, याद है, ठीक है। और बीच में क्या था, आर्टरी प्रेजेंट थी, वीन्स प्रेजेंट थी, जो क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। ब्लड कैपिलरीज, ये पूरा आपका क्या था, यूट्रस था, पढ़ के आना, देखना लास्ट लेक्चर को, अब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी वापस से। तो हमने प्लेसेंटा की बात कर ली थी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, धीरे धीरे करके अब क्या हो गया बेटा, बेबी का डेवलपमेंट हो गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आज हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो अब यहाँ तक ये रिवीजन था, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है टाइम टेबल ऑफ सम इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो देखो हम बात करते हैं अब जेस्टेशन पीरियड की, बेबी का डेवलपमेंट होना है, तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ टाइम पीरियड, चलो कलर चेंज रखते हैं, इट इज़, याद करो मैंने पहले भी लिखाई थी डेफिनेशन, इट इज़ अ टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू
फर्टिलाइजेशन टू, हाँ भाई फर्टिलाइजेशन से कब तक का टाइम टेबल बताओ मुझे जल्दी से, चलो कब तक का टाइम टेबल है? अच्छा, यानी इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन। यस, पढ़ लिया करो, ठीक है, पढ़ने से ही होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बैठे रहना, बोर्ड में देखते रहना क्या लिखूं। पहले पढ़ा चुकी थी जेस्टेशन पीरियड, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन नहीं है ना, पढ़ना क्या है, कि ज़रूरत क्या है पढ़ने की, मम्मी पापा वो तो ज़बरदस्ती करा रहे हैं पढ़ने के लिए कि बेटा 12वीं पास तो कर ले हमारा, है ना। इट इज़ अ टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। उस पीरियड को हम बेटा टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या? गैस्टेशन, गैस्टेशन बोलना तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बस आना चाहिए कि होता क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? ह्यूमन की। तो ये कितने मंथ का होता है? हाँ भाई, कितने मंथ का होता है? 4 महीने का? 3? अच्छा 9 मंथ का। कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। तो अगर ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है बेटा? 9 मंथ का। 9 मंथ का ये क्या होगा? पूरा जेस्टेशन पीरियड। इस टाइम पर बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता रहता है। अब देखो क्या क्या होता है इस जेस्टेशन पीरियड में। पूरे जेस्टेशन पीरियड को बेटा हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। कितने ट्राइमेस्टर में? 3 ट्राइमेस्टर में पूरा जेस्टेशन पीरियड डिवाइड हो जाता है। 3 ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ, ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम ट्राइमेस्टर बोल देते हैं। आधे से बच्चों को तो तुम में से ये नहीं पता होगा ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है, बस पता नहीं कैसे तुम 12th में आ गए हो, है ना। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। कैसे ग्रेस में पास हुए हो? तो ये डिवाइड होता है 3 ट्राइमेस्टर में। 3 ट्राइमेस्टर मतलब ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर। अब 3 ट्राइमेस्टर में सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे हम कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। फिर बेटा हम सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, यानी पहले 3 महीने में क्या होता है। फिर उससे आगे के 3 महीने में यानी टोटल 6 मंथ में क्या होता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड, क्योंकि 9 महीने का है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है फिर हम वो देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले क्या क्या होता है एग्जैक्टली। पहले तो यहाँ देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम दिखा रखा है। देखो पूरा बेबी है, ये इसकी प्लेसेंटा यानी क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। देखो इस तरीके से जा रही है पूरा, ठीक है। बेबी ग्रो कर रहा है यूट्रस में। लिखा क्या है? ह्यूमन जेस्टेशन कैन बी डिवाइडेड फॉर कन्वीनियंस इनटू 3 ट्राइमेस्टर। कितने ट्राइमेस्टर में बेटा? 3 ट्राइमेस्टर में ऑफ अबाउट 3 मंथ ईच, यानी 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोली गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। विजिबल है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये क्यों बेटा दिख रहा है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चलो मैं एक बार फिर से रेड से दिखा देती हूँ, वैसे तो दिखना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ हमने बात की है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अच्छा स्पेलिंग देख लो ट्राइमेस्टर की, TER करो इसको, वरना आधे से तो यहीं कंफ्यूज रहेंगे। द फर्स्ट, क्योंकि भगवान ने खुद का दिमाग तो दिया नहीं है। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? पहले 3 महीने में बेटा क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। तो बताओ अगर प्रेगनेंसी है और अगर आप गए हो सोनोग्राफी के लिए यानी चेक कराने के लिए कि बेबी ठीक है या नहीं, देखा होगा पहले 3 महीने में जाते हैं तो डॉक्टर क्या चीज़ चेक करता है? हमारी बॉडी यानी फीटस में जो फीटस ग्रो करता है यानी सबसे पहले क्या बनता है बताओ मुझे। जब जाती है वुमेन डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कैसे बताता है कि हाँ होने वाला बेबी अभी तक फिट एंड फाइन है, अच्छे से ग्रो करेगा? कैसे बताता है बताओ? सबसे पहले कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है? हाँ भाई आइडिया है किसी को? कुछ नहीं पता मैम, ऐसी चीज़ें तो हम ध्यान में ही नहीं रखते, फालतू की बातें करा लो हमसे बैठ के। अभी आप चले जाओगे तो पबजी खेलने लग जाएंगे, राइट। देखो
फर्स्ट अगर सबसे पहले वुमेन जाती है अगर चेक कराने के लिए, तो सबसे पहले बेटा फॉर्मेशन होता है हार्ट का। किसका फॉर्मेशन होता है? हार्ट का। डॉक्टर उस बच्चे की हार्ट बीट को सुन के बताता है कि यस एवरीथिंग इज फाइन, द बेबी इज ग्रोइंग प्रॉपरली। ठीक है, कि जो बच्चा है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट फॉर्म्ड। बदतमीज चीटिंग करके बता दिया करो। तो क्या होता है, सबसे पहले महीने में प्रेगनेंसी के में हार्ट बनता है बेबी का। क्या बनता है बेटा? सबसे पहले हार्ट बनता है। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की, ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, यानी पहले 3 महीने। सबसे पहले महीने में क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। सेकंड मंथ में क्या होगा? द फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट्स ऑफ द एंड ऑफ सेकंड मंथ, यानी दूसरे महीने के एंड तक आते आते उसमें हाथ पैर बनने लगते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, अब देखो थर्ड मंथ में क्या होता है प्रेगनेंसी के में, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड बाय एंड ऑफ 12 वीक, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स का फॉर्मेशन लास्ट 3 मंथ तक हो जाता है। यानी जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने को आता है तो तब तक सभी बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका होता है। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बेटा? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेबी के हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है? तो उसका आंसर है फर्स्ट मंथ में ही सबसे पहले, यानी क्या बनता है? एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। बोलो क्लियर है? अब देखो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ तो लिया। सेकंड ट्राइमेस्टर देखते हैं, चलो। फर्स्ट मूवमेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में अब क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। किसकी बेटा? सेकंड ट्राइमेस्टर। यानी अब कितने होंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 6 मंथ हो जाएंगे टोटल। कितने मंथ हो जाएंगे? 6 मंथ तक की बात करें तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस। अच्छा सुना है कभी टीवियों में देखा है बोलते हुए कि 5-6 महीने बाद, यानी जब वुमन का थोड़ा पेट बड़ा होता है, यानी पेट दिखाई देने लगता है, कि बच्चे ने लात मारी है। सुना है मूवियों में? क्या लगता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स? सच है गलत है? गलत है? गलत है, मतलब बच्चे लात नहीं मारते जो मूवियों में दिखाते हैं, फेक होता है। बेटा सुनो ध्यान से, क्या होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में? सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी जब 5th मंथ स्टार्ट होता है, 3 महीने के बाद 4-5वें महीने में जाता है, तो बेबी मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट करता है तो वहाँ पे जब मूवमेंट होगा, यानी वो अपना मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा पेट के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही, तो वुमेन को फील होता है, वो उस चीज़ को जो मदर है वो फील कर सकती है कि हाँ उसका बेबी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। और इस चीज़ से, यानी उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को बोलते हैं कि बेबी ने, जो मूवियों में दिखाते हैं कि लात मारी है। तो देखो ध्यान से, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फीटस का फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द वेट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड पे यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। यानी 5th मंथ की मैं बात करूं तो 5th मंथ में बेटा क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट मिलता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी। मदर से पूछ के देखना कभी जो प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी। एक्चुअल में वो हाथ पैर मारता है, इधर से उधर रोटेट करने की कोशिश करता है बेबी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ द बेबी, यानी वो बेबी मूव करने की कोशिश कर रहा है। कब होता है फर्स्ट मूवमेंट? 5th मंथ में। बोलो क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट, और इस चीज़ को मदर क्लियरली फील कर सकती है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते पूरी बॉडी पर हेयर बन जाते हैं, आईलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और आईलैशेस और आईलिड्स अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। क्या? आईलैशेस और आईलिड्स का अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है, ये होता है। बोलो क्लियर है? यानी सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो बेबी का मूवमेंट, ठीक है, जितने भी हेयर्स, यानी सर पर बाल आना, बॉडी पर हेयर आना, ये सब कहाँ हो जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड होते होते। बोलो क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। देखो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। अगर मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, डायरेक्ट बोल दिया गया है, प्रेगनेंसी
थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। ये सब ऑर्गन्स बन गए पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे में उसकी बॉडी पर हेयर आ गए, मूवमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बाकी के जो लास्ट 3 महीने बचे, यानी 6 के बाद 7, 8, 9 महीने, यानी जो 3 महीने थे उनमें पूरा फुली डेवलप्ड हो जाता है फीटस, पूरा बेबी में ग्रो कर जाता है। और इसी पीरियड को जो फर्स्ट यानी फर्टिलाइजेशन से 9 मंथ तक का था उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, जेस्टेशन। अब बेबी किसके लिए रेडी है, पार्चुरेशन के लिए। किसके लिए रेडी है बेटा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का तो मतलब पता होगा या वो भी नहीं पता है भाई? पार्चुरेशन का मतलब पता है, नहीं पता? पता है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी क्या होना है, अब इस बेबी की डिलीवरी होनी है, पूरा फुली डेवलप्ड हो गया है, फुली डेवलप्ड हो गया ये बेबी। अब इसकी क्या होनी है, डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें क्या कराना है, डिलीवरी करानी है, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी पे जाने से पहले देखो, चलो बात करते हैं पहले, यहाँ देख लेते हैं, लिखा है पार्चुरेशन क्या होता है, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। लिख दूँ दोबारा से, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब याद करो, मैं कल बोल के गई थी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, या 7वां महीना चल रहा है, ठीक है, और क्या होता है अगर मान लो बस से ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, एनी हाउ बोलते हैं, तभी तो हमारे घर परिवार में सुना होगा 8वें महीने में जनरली ट्रैवल नहीं करने देते, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को, जो प्रेग्नेंट है मदर, उसको ट्रैवल नहीं करने देते। तो अगर स्टिल क्या हो रहा है कि मदर ट्रैवल कर रही है 7th मंथ में, 8th मंथ में, देखा होगा, और गलती से जर्क लग जाता है, देखा है, कभी कभी जीने से उतर रही थी, गिर गई, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, पहले डिलीवरी हो गई, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, देखा होगा, सुना होगा कि 7वें महीने में ही बच्चा पैदा हो गया, सुना है कभी? सुना है। तो आखिर उसका रीज़न क्या है, क्यों प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, पहले ही बर्थ क्यों हो जाता है, उसका रीज़न अभी देखेंगे। पहले पार्चुरेशन देखते हैं, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। पार्चुरेशन की भी बेटा 3 स्टेज होती है। सबसे पहले डायलेशन होगा, अभी देखेंगे क्या है डायलेशन का मतलब, दूसरा एक्सपल्सन और तीसरा प्लेसेंटल स्टेज, समझेंगे। पहले हम बात करते हैं पार्चुरेशन की। देखो कितना प्यारा सा बेबी दिखा रखा है, डॉक्टर ने ले रखा होगा हाथ पे, न्यूबॉर्न बेबी है, क्यूट सा। पार्चुरेशन क्या है, चाइल्ड बर्थ बिगिन विद लेबर, देखो क्या है लिखा है, चाइल्ड बर्थ बिगिन विद लेबर ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, मदर के अगर डिलीवरी होनी है तो मदर के यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है, तेज यानी पेन होना है, उनके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मदर पेन फील करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होना है जो पुश करेगा फीटस एंड प्लेसेंटा को। जब ऊपर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर यूट्रस बेटा क्या करेगा, ऊपर से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सोचो ये यूट्रस की पियर शेप स्ट्रक्चर है, ऊपर से यूट्रस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बेबी नीचे की तरफ आएगा, यानी डिलीवरी होगी बेबी की। लेकिन कब, जब उसमें कुछ पहले जाके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, हार्मोन रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का, और उस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेबी नीचे की तरफ पुश होता है, और डॉक्टर जैसे ही थोड़ा सा बेबी बाहर आता है उसको पकड़ के निकाल लेती है और बेबी की डिलीवरी हो जाती है। देखते हैं पहले क्या होगा, चाइल्ड बर्थ बिगिन विद द लेबर अ सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे जो पुश करेंगे फीटस एंड प्लेसेंटा को आउट ऑफ द बॉडी से बाहर आने के लिए। देखो दिख रहा है यूट्रस है, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यहाँ से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। 3 इडियट में देखा है, या कभी किसी बेबी की डिलीवरी होते देखिए, अगर मदर को क्या नहीं हो रहा है, लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो पहले पेन करने के लिए उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, और लेबर पेन होने लगे तो देखा होगा इधर से डॉक्टर या नर्सेज थोड़ा सा स्टमक को बेटा पुश भी करती हैं, क्या करती हैं, आगे से पुश भी करती हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो और बेबी आगे की तरफ जाए, ये बेबी आगे की तरफ जाए, तो इसीलिए बेबी की डिलीवरी को कराने के लिए, ठीक है। क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ये पेन ही नहीं चलेगा पहले तो, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। देखते हैं अब, देखो क्या लिखा है, पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ये सब एनसीईआरटी की लाइन थी, ठीक है, तुम तो देख रहे होगे बुक में, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। हाँ भाई, तुम ऑनलाइन वालों बुक लेके बैठते हो, नहीं बैठते, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा ही नहीं है, पढ़ भी रहे होगे, पता नहीं, ध्यान
लेक्चर चल रहा होगा, ध्यान होगा, आज तो मेरे को दावत है, शाम को शादी में जाना है दोस्त के साथ, वहाँ रसगुल्ले खाएंगे, ऐसा ऐसा चल रहा होगा, है ना? नहीं मैम, पढ़ते हैं बेटा, पता है कितने पढ़ते हैं, वो तो रिजल्ट के टाइम पे पता चल जाता है। सुन लो ध्यान से, पार्चुरेशन देखो, आधी कंडीशन तो इनमें से मिल जाएगी तुम्हें, आधा ही चल रहा होगा कि कब पता नहीं क्लास खत्म होगी, कब हम घर जाएंगे, शाम को क्रिकेट खेलने जाना है। क्यों वंश, ऐसा ही है? कोई नहीं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या? अच्छा, खेलने नहीं जाना, फिर कहाँ जाना है? मम्मी के साथ जाना है? बेटा बहानेबाजी तो तुमसे कितने भी दिलवा लो। देखो क्या है पार्चुरेशन, चलो वापस टॉपिक पे आओ, बातों में मत लगाओ। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन किसके थ्रू होता है? न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब क्या है इसका, देखते हैं अभी, एक मिनट रुको। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ये लाइन लिख दी है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स, लेकिन बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स का मतलब क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे मैं पूछ लूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स, तो सुनो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो जब वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना था तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बना था, बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ था। सुनना और कनेक्ट करने की कोशिश करना, कहानी की तरह समझाना है मुझे तुम्हें, ये एक कहानी की तरह अपने ब्रेन में सेट करने की कोशिश करना। जब क्या हुआ था कि अगर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया था, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही थी, मतलब हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। क्या हो रहे थे बेटा? हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एचसीजी, एचपीएल, ये सब क्या हो रहे थे, यानी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है प्लेसेंटा। ये हार्मोन क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इतना समझ आया? लेकिन जब पूरा फुली डेवलप्ड फीटस हो जाता है, जब जो फीटस है, जब वो फीटस है, सुनो ध्यान से, फीटस है जो फुली डेवलप्ड हो गया, फुली डेवलप्ड हो गया और उसको बाहर आना है। बेटा जाके ये गेट लगाया ना, ये गेट लगा दो। फीटस क्या है? फुली डेवलप्ड है। जब फीटस फुली डेवलप्ड है, ठीक है, फुली डेवलप हो गया, उससे पहले प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका था। क्या हुआ था? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ था जो मेंटेन कर रही थी प्रेगनेंसी को। प्लेसेंटा किस में हेल्प कर रही थी? मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है, इतना समझ आया? मेंटेन कर रही थी प्रेगनेंसी को। चलो शॉर्ट में लिखते हैं ये चीज़। अब क्या होगा? फुली डेवलप्ड फीटस है, इसको बाहर आना है, इसकी डिलीवरी होनी है, 9 मंथ का इसका ड्यूरेशन पूरा हो गया, इसको बाहर आना है। तो कैसे बाहर आएगा बेटा? ये क्या होगा? प्लेसेंटा वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेसेंटा वीक हो जाएगी। प्लेसेंटा क्या हो जाएगी बेटा? वीक, WEAK। बच्चे कह रहे होंगे मैम को वीक की स्पेलिंग नहीं आती है। प्लेसेंटा क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जैसे ही बेटा प्लेसेंटा वीक हुई, प्लेसेंटा कैसे एक्ट करती है? एज अ मदर। जैसे हमारे लिए हमारी मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी बात की थी। हमारा बोलो, अगर सोचो तुम्हारी मम्मी 2 दिन 3 दिन के लिए अपने गांव चली जाए, स्पेशली लड़कियों से पूछो, हाँ भाई, अगर तुम्हारी मम्मी 2 3 दिन 4 दिन के लिए अगर अपने गांव चली जाती है, मतलब तुम्हारी नंसाड़ चली जाती है, क्या होता है तुम्हारा? हाँ, आफत आ जाती है, मैम काम करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स जैसे हमारे लिए हमारी मदर जितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उस ग्रोइंग फीटस के लिए, जो फीटस था प्लेसेंटा उसकी मदर की तरह थी। कैसे थी? उसकी मदर की तरह, यानी पूरा सपोर्ट दे रही थी, पूरा प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? पूरा फीटस क्या हो गया? डेवलप हो गया। प्लेसेंटा क्या हो गई बेटा? वीक हो गई। प्लेसेंटा वीक हो गई तो एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोजेस्टेरॉन से ही बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या हो गया बेटा? हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज हुआ, प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, क्या होगा?
अब बच्चे से उसकी माँ का हाथ हट गया क्योंकि प्लेसेंटा वीक हो गई, हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी अब अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है, यानी जो ग्रोइंग फीटस था उसके सर से उसकी माँ का हाथ हट गया। बच्चे को सफोकेशन होगी, क्या होगा, बच्चा बाहर आना चाहेगा कि मुझे बाहर आना है, आउटर वर्ल्ड में आना है। क्या होगा, वो क्या लगाएगा, जैसे ही उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, यानी जो यूट्रस की वॉल है उन पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और वहाँ से क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके पास बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले हाइपोथैलेमस के पास जाता है, उससे क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जो पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को क्या कराते हैं बेटा, रिलीज कराते हैं। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कराते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, जाकर के कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, किसमें, यूट्राइन की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। देखो शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्राइन की वॉल में, यूट्राइन वॉल में, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होते हैं बेबी पर ऊपर से क्या लगता है, प्रेशर लगता है, ठीक है, वो पुश होता है नीचे की तरफ, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, देखा है मदर की बॉडी में कितना पेन होता है जब बेबी की डिलीवरी होती है, ऐसा फील होता है जैसे मान लो उसकी 206 हड्डियाँ तोड़ दी गई हो, उनको क्रश कर दिया गया हो, इतना पेन होता है। इसीलिए कहते हैं अपनी माँ का ऋण ना हम कभी चुका नहीं सकते, ठीक है, माँ माँ होती है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस की वॉल में, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा माइल्ड स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस की वॉल में, और बेबी को नीचे की तरफ पुश किया जाएगा और बेबी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमने बात की थी किसकी, 3 स्टेजेस की बात की थी। सबसे पहला स्टेज ऑफ डायलेशन, बेबी को बाहर निकलना है तो क्या होना पड़ेगा बेटा, पहले डायलेशन होगा, यानी क्या होगा, जो सर्विक्स है वहाँ से रीजन का, सर्विक्स रीजन का क्या होगा बेटा, डायलेशन, ताकि बेबी इजीली बाहर आ सके सबसे पहले। दूसरा एक्सपल्जन, ऊपर से क्या लग रहा है, पुश लग रहा है, यानी बाहर मतलब ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे की तरफ बेबी पुश हो रहा है, यानी एक्सपल्जन, बाहर की तरफ आ रहा है। तीसरा प्लेसेंटल स्टेज, जैसे ही बेबी बाहर आता है, अब बेबी तो बाहर आ गया, यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जो मदर का पेट फूला हुआ था अब वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और जो प्लेसेंटा आती है उसके साथ में, वो पूरी प्लेसेंटा यानी बाहर निकल के आ जाती है। देखो दिखाती हूँ, वो पूरी प्लेसेंटा क्या हो जाती है, बाहर निकल के आ जाती है। देखो पहले 1 सेकेंड रुको, कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्राइन वॉल में, और बेबी क्या हो जाएगा बेटा, डिलीवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिलीवरी। देखो अब आगे देखते हैं क्या होगा एग्जैक्टली। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी से क्या होगा बेटा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। पहले क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, डायलेशन होके बेबी को बाहर पकड़ के डॉक्टर खींच लेती है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा बेबी तो क्या होगा, यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, और देखो ये दिख रहा है प्लेसेंटा एंड क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके बाद में थर्ड स्टेज में ये भी बाहर आ जाती है और सब कुछ बाहर आ जाता है। तो देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, बेबी की पूरी डिलीवरी हो गई, ऑक्सीटोसिन ने एक्ट किया यूट्राइन के मसल्स पे, जिसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किए यूट्रस की वॉल पे, और स्टिमुलेट किया फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है ताकि और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी लेबर पेन का होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन अब सुनो, मैंने आपसे कहा था, हाँ ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया, कि अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी का क्या रीज़न है, अगर पहले 7वें महीने में या कोई जर्क लग जाता है ट्रेन बस में ट्रैवल करते टाइम वुमेन को, और सुना होगा वहीं डिलीवरी हो जाती है, उसका रीज़न है कि बेटा देखो बेबी ऑलमोस्ट मैच्योर होता जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वुमेन ट्रेवल कर रही थी जर्क लगा, वो प्लेसेंटा क्या हो गई, वीक, वहाँ पर भी प्लेसेंटा क्या हो गई, वीक, और जैसे ही प्लेसेंटा वीक हुई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, डाउन, नीचे गया, घटा प्रोजेस्टेरॉन घटा तो क्या हो जाएगा, सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस किसके सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन क्या कर देता है, कंट्रैक्शन कराना स्टार्ट कर देता है, और वहीं वुमेन को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर लेबर पेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन है, तो इंस्टेंटली क्या हो जाती है बेटा, बेबी की डिलीवरी हो जाती है। और उस डिलीवरी को अगर वो 9 मंथ से पहले हो रही है तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी। बताओ क्लियर है। द साइमल्टेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीडेशन सीक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इंक्रीज द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, निकलता रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे।
इसके बाद क्या होगा, दिस लीड टू एक्सपल्जन ऑफ बेबी आउट द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल, यानी क्या होगा, सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलेगा बेबी। देखो हमेशा उल्टा होकर, यानी सर बाहर की तरफ आता है सबसे पहले। फर्स्ट स्टेज देखो मैंने बोला था 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन की स्टेज है, तो यहाँ पे पहले सर्विक्स क्या होगी, डायलेट होगी। दूसरा स्टेज में एक्सपल्जन बाहर निकलेगा, और तीसरी स्टेज में ये जो प्लेसेंटा है विद अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी बेटा क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, और बेबी की पूरी डिलीवरी हो जाती है। ये वही दिखा रखा है, आप इसको चाहो तो मेंशन कर सकते हो। पहले फुली डेवलप्ड फीटस है, प्लेसेंटा है, ये वीक होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ, उसके सर से उसकी माँ का हाथ हटा, वो फड़फड़ाएगा तो क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल ने क्या किया, फीटस ने क्या भेजे, रिफ्लेक्सेस मिले फीटस से, ठीक है, यानी उसके पास ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गए, उसने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन को, जो क्या करा रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और जिसकी वजह से क्या हो गया, डिलीवरी हो गई है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, डिलीवरी सबको समझ आई, पार्चुरेशन पूरा क्लियर है। अब बात करते हैं लैक्टेशन, ठीक है, बच्चा हो गया। अब बच्चे को क्या होगी, भूख, मतलब पैदा होते ही थोड़ी टाइम बाद भूख लगना शुरू हो जाती है। अच्छा देखो 3 इडियट मूवी देखी है, हाँ भाई 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें वो उसको पीटता है पैदा होने के बाद अगर बच्चा रोता नहीं है। क्यों, रीज़न पता है, क्योंकि बेटा पता है, बताओ क्या, लंग्स, हाँ एग्जैक्टली। क्या होता है कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है, अब अगर वो रोता है तो पहली बार में उसके लंग्स पहले क्या थे, कोलैप्स थे, यानी मदर से वो अपना सब कुछ ले रहा था, लेकिन बाहर आते अब उसके लंग्स को वर्क करना है तो वो रोएगा। पहले लंग्स में क्या जाएगी, एयर जाएगी, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। लेकिन अगर बेबी रोता नहीं है तो डॉक्टर उसको पीट पीट कर रुलाती है ताकि लंग्स क्या हो जाए, फूल जाए और प्रॉपर वर्क करने लगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। बच्चा हो गया है, अब भूख लगनी है, मिठाई बांट दो, डिलीवरी हो गई है, मिठाई का टाइम आ गया। अब देखो अब क्या है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, जो मदर मिल्क फीडिंग कराती है बेबी को, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। उसको पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। अगर मैं लैक्टेशन की बात करूं तो लैक्टेशन पे देखो क्या होगा, जो मैमरी ग्लैंड है वो डिफ्रेंशिएट होकर उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टार्ट कर देगी मिल्क प्रोड्यूस होना। ये हमने पढ़ लिया था, मिल्क कहाँ बनता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन हेल्प इन मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग कराने में हेल्प करता है, ठीक है। लैक्टेशन में जो मिल्क फीडिंग होती है, जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है बर्थ के बाद, उसको बेटा हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी, कौन सी, IgA एंटीबॉडी, जो पैसिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी मदर का दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रॉम, यानी कोलेस्ट्रॉम एंटीबॉडी होती है, IgA, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अगर बच्चे ने मदर का दूध पिया है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आगे लाइफ में फ्यूचर में डिजीजेस बहुत कम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आजकल मदर क्या करती हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, बाहर से मार्केट के दूध पिलाती हैं, पाउडर एंड ऑल। वो सही नहीं है बेबी की हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉम यानी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, नेचुरल एंटीबॉडी, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बेटा नहीं हो पाती है। इसीलिए मदर का मिल्क फीडिंग कराना इज़ वेरी एसेंशियल टू देयर चाइल्ड। उसके बच्चे के लिए मिल्क फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सो इट वाज द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो बेटा आज चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेक्चर को भी यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप सबको ये समझ आया होगा पूरा। तो अगर कोई डाउट है यूज़ द कमेंट सेक्शन। तुम लोग तो डायरेक्टली पूछ ही लेते हो, तो मैं तो दिमाग लगाते ही नहीं, खैर। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप स्टडिंग।